नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं, या कह लीजिए थे, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ज़रूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। केजरीवाल साहब, मेरा ख्याल है कि हाल की राजनीति में पहले ऐसे नेता हैं जो बिना किसी ज़मीनी संघर्ष के और जनता के साथ उसके इंटरेक्शन के सीधे मुख्यमंत्री बने। उनका उत्थान दिलचस्प रहा, थोड़ा सा बता देना ज़रूरी है क्योंकि चर्चा चल रही है। बात अन्ना आंदोलन की है। अन्ना आंदोलन जिसको की शुरुआत की गई थी मनमोहन सिंह की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल भी एक भागीदार थे। उसके पहले आरटीआई मूवमेंट वगैरह चला कर वो अफसर रहे हैं। उन्होंने ठीक अच्छी खासी एक ख्याति अर्जित कर ली थी आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर। यहाँ पर एक बात बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, बल्कि दो बातें, कि आरटीआई का कानून कांग्रेस लाई थी और उस कानून का फ़ायदा केजरीवाल ने उठाया, और केजरीवाल का जो पूरा राजनीतिक संघर्ष रहा है, जो भी थोड़ा सा रहा है, वो भी कांग्रेस के दौरान शुरू हुआ और उसके रहते ही उन्होंने जो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। कांग्रेस के साथ एक बात तो है जो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस जो है वो कुल मिलाकर के संविधान के दायरे के अंदर काम करती है और लोकतंत्र से खिलवाड़ तो करती है वो भी, लेकिन बहुत कम। तो इसलिए शायद अन्ना के आंदोलन में शामिल जो केजरीवाल थे, उनका जो अपना करियर था, बिना किसी बहुत बड़ी बाधा और रुकावट के मुख्यमंत्री तक जाकर के मतलब शुरुआत हुई उस पॉलिटिकल करियर की। अब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ और अन्ना ने, जैसा अभी हाल की बात है कि तरह तरह की बातें कि लोकपाल बिल के नाम पे आए वो और अनशन बैठ जाते थे। वो पूरा आंदोलन जो था उस समय तो ऐसे दिखाया गया कि जैसे उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऐसा था नहीं। उसका राजनीति से पूरी तरीके से लेना देना था। और अब तो खैर बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को लाने के लिए वो आंदोलन शुरू किया गया था, जिससे सोनिया और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से निपटा और शायद इसीलिए वो विफल भी रहे। बहरहाल, जब वो आंदोलन चल ही रहा था तो अपनी अफसरी की पृष्ठभूमि के चलते मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा होगा कि अन्ना की टीम के सदस्य तो हम हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अगर अपने लिए उस पूरे आंदोलन के केक में से एक हिस्सा अपने लिए अलग से निकाल लें तो वो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, आईआईटी की वो प्रोडक्ट रहे हैं और अफसर रहे हैं, तो इतनी समझ उनके अंदर होगी। आम जननेता से ज़्यादा समझ तो उनके अंदर है, ये तो फैक्ट बात है। तो उन्होंने भी अपना अनशन शुरू किया और वो अनशन की जो परिणति थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में ही जाऊँगा, उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पे हुई। अब यहीं पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अब केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन गए और उसके बाद उन्होंने काम भी किया, लेकिन और जैसा वो क्लेम करते रहे हैं, बिजली पानी उनका मुख्य और स्वास्थ्य उनका मुख्य मुद्दा है, और जैसा वो क्लेम करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विज्ञापन भी वो जैसी जो बाकी सरकारें हैं वो विज्ञापन बहुत बढ़ चढ़ के देते हैं, ये सब तो करते हैं। बहरा लोग बताते हैं काम भी उन्होंने किया, लेकिन व्यापक संदर्भों में अगर देखा जाए तो किसी देश के लिए और राज्यों के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बताया। बहरहाल, दिल्ली मॉडल को उन्होंने काफ़ी कुछ प्रसारित किया और उसके चलते वो पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली, और 10 मतलब बिना किसी जनसंघर्ष की कोई पार्टी 10 साल के अंदर ही राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो जाए, इसकी हाल ही में केजरीवाल की अलग मिसाल है। अब केजरीवाल ने एक बहुत ही चतुराई भरा खेल खेला। उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पाक साफ दिखाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भ्रष्ट बताया। ठीक है, होंगी भी भ्रष्टाचार, तो जैसे मैंने कल ही कहा था अपने वीडियो में, भ्रष्टाचार एक सच्चाई है, उससे हटाया नहीं जा सकता है। कोई कम भ्रष्टाचारी, कोई ज़्यादा। अब उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ते गए, लेकिन अब शायद यही एक बात है कि चूंकि उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है और वो बिना किसी जनसंघर्ष के ऊपर आए, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं भांप पाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब 2024 के इलेक्शंस के लिए जितने भी व्यापक ऐसे नेता जो क्या नाम है बाद में उनके लिए चुनाव के दौरान मुसीबत बन सकते हैं, उनको सबको उसने मतलब ईडी और सीबीआई और इसके सबके खेल में उलझाना शुरू किया, जो कि एक बहुत ही खांटी राजनीतिक करता है। वही काम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जो केंद्र सरकार के लिए चुनौती बन के उभर रही जो शक्ति, वो क्या नाम है
और 2-2 राज्यों में काबिज है, वो नरेंद्र मोदी साहब की आंख से कैसे बच सकती है? ये सीधी सी बात है, नंबर 1। और अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार दिखाने के चक्कर में जितने भी विपक्षी नेता थे, जिनकी जब गिरफ्तारी ईडी ये सब हुआ, तो केजरीवाल ने कोई मुंह नहीं खोला, जबकि कायदे से उनको, चूंकि वो भी केंद्र सरकार के विपक्ष में है, इसलिए उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, कम से कम ज़बानी समर्थन तो देना ही चाहिए था, जो एक सी बात होती है। वही मुद्दा कांग्रेस ने उठा दिया जब ये बात हुई कि साहब कांग्रेस क्यों नहीं बोली केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, तो कांग्रेस ने कह दिया भाई ये तो सबसे अलग है, निराले हैं, किसी की गिरफ्तारी से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम क्यों बोलें। ये तो हुई एक बात। एक चीज़ और केजरीवाल साहब के साथ है, अमूमन कहा जाता है कि केजरीवाल बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और वो हर जगह इलेक्शन लड़ने पहुंच जाते हैं। गुजरात में पहुंच गए थे, जैसा लोग कहते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने हानि पहुंचाई और बीजेपी को सफलता पहुंचाई। अब वो कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं, पता नहीं कहाँ से पहुंच गए हैं, वे क्या करेंगे भगवान जाने। तो ये जो पूरा सीनेरियो है, ये तो नहीं पता कि भाजपा की बी टीम है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हर जगह वो खेल बिगाड़ने तो पहुंच ही जाते हैं। ये बात तो नरेंद्र मोदी जैसा खांटी राजनीतिक न समझे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि निशाना उनके ऊपर भी देर सवेर आना ही था, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो भी गए। पता नहीं मनीष सिसोदिया ने बेईमानी की या नहीं की, लेकिन बहरहाल उनको बेईमानी का टैग तो पहना ही दिया गया। वो तो जब कोर्ट से छूटेंगे तब छूटेंगे, फिलहाल वो एक घोटालेबाज मंत्री के तौर पे जाने जा रहे हैं। इसलिए बेसिक सी बात जो केजरीवाल की जो फिलहाल जो स्थिति है, उससे ये बात समझनी चाहिए कि किसी न किसी पाले में तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं और राजनीति में हैं और आपको राजनीति लंबे समय तक करनी है, तो किसी न किसी पाले में खड़ा होना पड़ेगा। टच मी नॉट वाला जो सिस्टम होता है कि अब हम सबसे ज़्यादा पाक साफ है और सबके सब बेईमान है, ये इससे काम नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं बहुत देर में केजरीवाल साहब को भी इस चीज़ का एहसास हो ही गया जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। इसलिए बेहतर यही होगा कि केजरीवाल अपने आप को किसी एक पक्ष में खड़ा करें। भविष्य जो भी हो, राजनीति में ये सब तो लगा ही रहता है, कॉमन मैन के लिए ये सब होता है कि फलाने गिरफ्तार हो गए, ढिकाने गिरफ्तार हो गए। राजनीति के लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती। जब आप पक्ष में या विपक्ष में किसी एक के साथ खड़े होंगे, तो आप अपने अच्छे दिनों को एंजॉय करेंगे और बुरे दिनों में संघर्ष करेंगे। ये चीज़ केजरीवाल साहब को अब समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वो नितांत अकेले नजर आए, और इस कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि चूंकि वो भी एक पोटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स है, इसलिए नरेंद्र मोदी की नज़रों में खटकेंगे तो है ही। अब वो पता नहीं भाजपा की बी टीम है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पोटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स तो है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो जनसंघर्ष से आगे आए हों या अपनी कैलकुलेशन से आगे आए हों, लेकिन वो एक पोटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स है, ऐसा है। तो इसलिए अब उनको चाहिए कि वो किसी न किसी एक पक्ष में अपने आप को खड़ा करें और अपना राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ाएं। तब तो शायद वो हो सकता है कि वो अपनी लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब उस लड़ाई को लड़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। राजनीति से वो किनारे हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अब उनको मिडिल क्लास की राजनीति छोड़ करके जो गुडी गुडी वाली राजनीति होती है, असली राजनीति में उतरना चाहिए, जिसमें कि जेल भी है, संघर्ष भी है, और लांछन भी है, अपमान भी है, और अच्छे दिन भी हैं। ये दोनों ही बातें उस राजनीति में हैं। अब ये केजरीवाल साहब को चुनना है कि वो कैसी राजनीति करना चाहते हैं। मिडिल क्लास वाली राजनीति तो वो कर चुके, अब उनको न चाहते हुए भी असली और यथार्थ की राजनीति में उतरना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का फिलहाल यही संदेश है, और कांग्रेस के न बोलने का भी फिलहाल यही संदेश है। बाकी केजरीवाल साहब खुद बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े अफसर रह चुके हैं, आज की तारीख में नेता हैं, बड़ी पार्टी के संस्थापक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो इतना वो समझते होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।